दोस्तों, मराठी और हिंदी की लड़ाई क्या बस एक भाषा का मुद्दा है या फिर किसी और पहचान की जंग? जहां एक तरफ संविधान में राजभाषा की परिभाषा समझाता है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई की सड़कों पर जो विगत दिनों अभी देखने को मिला, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। जुबानी जंग तो छोड़ दिए, 2025 की गर्मियों में महाराष्ट्र की राजनीति में जो तूफान उठा है, उसे बल लोगों की नींद नहीं उड़ाई, बल्कि सालों से टूटे हुए जो ख्वाब ठाकरे भाइयों के थे, चाहे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पे बात कर रहा हूं, जो एक मंच पर लाकर खड़े हो जाते हैं। हिंदी थोपने की कोशिश, मराठी अस्मिता पर हमला, बाहरी बनाम स्थानीय, ये कोई लड़ाई नई नहीं है। लेकिन इस बार ये मुद्दा सिर्फ सड़क पर झगड़े का नहीं, बल्कि सियासी चालों का बन चुका है। पहले भी रहा है। सरकारी शासनादेश के नाम पर पहले हिंदी की बात की गई, फिर सरकार उसे बैकफुट लेते हुए वापस लिया। पर जो आग भड़क चुकी तो वो सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं, वो सड़कों पर, वो दुकानों पर, वो कारपोरेट्स पर, वो मार्केट पर, सब्जी मंडियों पर मुंबई में दिख रही। आप लोगों ने एक बच्ची का वीडियो वायरल सुना होगा, किस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पर उसने बच्ची की हिम्मत को सलाम करता हूं। उसने कितनी मजबूती से अपनी बात को रखा और कहा रखना चाहिए, हम भारतीय हैं। उधर भाजपा बनाम निरहुआ से लेकर निष्कांत दुबे तक भाषा के नाम पर जहर उगलते रहते हैं। तो फडणवीस सरकार सफाई दे रही कि हिंदी विरोध नहीं, हिंसा विरोध होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या मराठी की लड़ाई अब राजनीति शस्त्र बन गई है? क्या ये ठाकरे मिलन सिर्फ एक इवेंट था, बीएमसी चुनाव की बिसात थी, या कोई मास्टर स्ट्रोक, या हिंदी भाषी अब महाराष्ट्र में राजनीतिक निशाने पर बने रहेंगे? आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा। इतिहास कैसे बार बार दोहराया जा रहा है, भाषा के नाम पर, नफरत और गठबंधन के नाम पर, और कैसे आने वाले महीनों में महाराष्ट्र सिर्फ भाषा नहीं बल्कि सत्ता की जंग का मैदान बनने जा रहा। तो जुड़े रहें, क्योंकि ये सिर्फ मराठी बनाम हिंदी नहीं है। मुंबई पर कब्जे की सबसे बड़ी लड़ाई कारपोरेट्स की है। इतिहास और पृष्ठभूमि पर अगर हम जाएं, 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बाद महाराष्ट्र राज्य बना था, जिसमें भाषा की अस्मिता सबसे बड़ा मुद्दा था। 1966 में बाल ठाकरे ने मराठी मानुस को केंद्र में रखकर शिवसेना की नींव रखी। शिवसेना का शुरू हुई गैर मराठी, पहले दक्षिण भारतीय फिर उत्तर भारतीय लोगों के प्रति विरोध रहता रहा है। आपने इसको बॉलीवुड से लेकर के, पुरानी फिल्मों से लेकर के, हिंदी फिल्मों को लेकर के, उस समय तो अब मल्टीप्लेक्स नहीं, टाकीज हुआ करती, तो उनके जलाने को लेकर, उनके कब्जों को लेकर के 2006 में राज ठाकरे शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण करते हैं, एमएनएस बनाई, और वो इस पर ज्यादा तीखा प्रहार करते हैं, मराठी बनाम हिंदी। और 2008 में उत्तर भारतीयों पर हमले के कारण एमएनएस को हिंदी विरोधी पार्टी के रूप में देखे जाने लगा। और उसका हश्र ये हुआ कि जो एक समय था कि लोग बाला साहब के बाद राज ठाकरे को की छवि उनमें देखा करते थे, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो गए। और उस समाप्ति के बाद चूंकि विगत राजनीतिक सिंधे से लेकर के फडणवीस को लेकर के देखिए, तो चूंकि महाराष्ट्र सरकार फडणवीस का नेतृत्व है, सिंधे डिप्टी सीएम है, 1 से 5 तक की शिक्षा अगर हिंदी में अनिवार्य की जाती है, इस फैसले को मराठी संगठन और विपक्षी दल शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस, एनसीपी, कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया। और विरोध के चलते 17 जून को दूसरा संशोधन आया, जिसमें छूट दी गई, लेकिन उसमें भी 20 छात्रों की अनिवार्यता जैसी शर्त थी। इस विवाद को मराठी अस्मिता पर हमला बताया गया, जिससे जन आक्रोश बढ़ा और राज्य सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। 29 जून को दोनों आदेश रद्द किए गए और 3 सदस्यीय समीक्षा समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र यादव कर रहे हैं। राजनीतिक समीकरण की बात यह है मित्रों कि ठाकरे परिवार का पुनर्मिलन 6 जुलाई 2025 को आवाज मराठीचा रैली में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आपने सबने देखा, 18 साल बाद एक मंच पर आए और इस आदेश के रद्द होने को उन्होंने विजय रैली के रूप में संबोधित किया, जिसके राजनीतिक संदेश बहुत गहरे थे। बीएमसी चुनाव, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि मुंबई कारपोरेशन का चुनाव बहुत बड़े पैमाने पर होता है, उसका बड़ा बजट होता है, और खासकर मुंबई में उसकी एक हनक होती है सत्ता सरकार के पैरेलल। उद्धव ने मन से कहा कि हम साथ आए और साथ रहेंगे। वही राज ठाकरे ने कहा कि फडणवीस ने हमें फिर से मिला दिया। रैली में मराठी भाषा का पर हमला, हिंदी थोपना जैसे मुद्दों को गूंजदार तरीके से उठाया गया। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस
का भावनात्मक एकता संदेश साफ था। विपक्ष और बीजेपी के प्रतिक्रियाएं। संजय राउत ने राज ठाकरे को कि बीजेपी से करीबी पर तंज कसा कि वो किस रास्ते जाएंगे ये साफ नहीं है। निशिकांत दुबे बीजेपी के एमपी हैं, उनका राज ठाकरे को बिहार आने की चुनौती थी और यहां तक कहा कि पटक पटक कर मारेंगे, ऐसे बयान दिए। अब तो बयानों की मर्यादा नेता भूल चुके हैं, चाहे किसी पद पे हो। हमने आपने देखा है कि कौन से बयान की किसके क्या फायदे होते हैं। और उद्धव ठाकरे पलट करके उन्हें लगड़बग्गा कहा। भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे यूपी बिहार के लोगों समेत अन्य राज्य से निकाल कर दिखाए। केंद्रीय मंत्री अब रामदास अठावले का बयान तो आना जरूरी था, जो राज और उद्धव दोनों पर हमला बोला और कहा हिंदी विरोधी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। मित्रों, मैं ये बता रहा हूं जो उसकी त्वरित टिप्पणी। आशीष शेलार वो बीजेपी मुंबई अध्यक्ष है, मराठी विरोधी हिंसा की तुलना जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले से कर दी और विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। हिंसा और सामाजिक माहौल। मीराज रोड, ठाणे, पुणे जैसे इलाकों में हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई। कई वीडियो में एमएनएस कार्यकर्ता हिंदी बोलने वालों को पीटते नजर आए। कई दुकानों पे आपने पत्थरबाजी देखी होगी, शीशे तोड़ते देखते हो। और लड़कों और पुरुषों ने बल्कि लड़कियों के साथ आपने काफी बहसें सुनी होंगी, देखी होंगी। अब ये क्या बयानबाजी होगी, चूंकि चुनौती इस बात की है, मैं फिर आपको उसी मुद्दे पे ले जा रहा हूँ। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। सत्ता से दूर रहना, धीरे धीरे जनाधार खत्म करना। फडणवीस का यह कहना कि हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस होगा, तो कब होगा? बख्शा नहीं जाएगा तो कब नहीं बख्शा जाएगा? लेकिन भविष्य की राजनीति को लोग मीठा मीठा गप गप तीता तीता थूक पॉलिसी पर काम करते और चलते हैं। कारण यह है कि मराठा मानुष को नाराज नहीं किया जा सकता। इस बात को बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, बाकी लोग भी जानते हैं। तो क्या यह मराठी मानुष की बात और हिंदी का विरोध बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के गठबंधन, या एक मंच पर नीतीश और बीजेपी या बाकी दल के नेता, चाहे पासवान हो चाहे वो कुशवाहा हो, इनका इस पर क्या रहेगा? कारण ये है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगी। सरकार उनकी वहां पर महाराष्ट्र में है, तो वहां पर हिंदी भाषी क्यों पीटे जा रहे हैं? और ज्यादातर हिंदी भाषी की अगर बात कर लें तो वो बिहार और यूपी से, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं। अगर हम शिवसेना के इतिहास में जाएं तो शिवसेना के जनक बेसिकली इसी बात की शुरुआत आपने देखा होगा, कई साल पहले टोल पर मारपीट करते रहना, व्यवसायिक संगठनों में मारपीट करते रहना। अब क्या इस तरह की स्थानीय भाषा की नफरत ही सत्ता के दायरे में या सत्ता की तरफ ले जाएगी? क्योंकि अगर हम मराठी में और हिंदी में बटे तो बगल बंगाल है। मैं ममता जी से भी जानना चाहूंगा कि ममता जी की इस पर क्या रुख होगा, क्योंकि बंगाल में भी उत्तर भारतीय बहुत रहते हैं, खासकर बिहार और यूपी और झारखंड से। और बिहार यूपी झारखंड के जो प्रमुख नेता हैं, इनके अपने बयान अभी तक देखने को नहीं मिले। क्या उनकी पार्टी की सरकार इसलिए उस पर वो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं? मित्रों, बात इसलिए कह रहा हूं कि बंगाल, उड़ीसा, असम, केरल जैसे और भी कई राज्य हैं और इसमें कहने को कोई गुरेज नहीं है कि हिंदी भाषी या उत्तर भारतीय, यूपी, बिहार और झारखंड या यहां से जाने वाले लोग अपनी मेहनत से, अब अपनी काबिलियत से किसी भी राज्य में अपनी बलबूते पर वहां पर अपने आप स्थापित करते हो, मेहनत करते हो और कामयाबी की तरफ जाते हैं। कहने को तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक की बात होती है। और एक भाषा मैंने पहले भी कहा कि भाषा माध्यम हो सकता है हमारे आपके बीच में बोलचाल या स्थानांतरण का, समझने और समझाने का। उस भाषा के जरिए इतने नफरत आखिर क्यों? क्या उन राज्यों के जिन लोगों को पीटा जा रहा, हाँ, हमको स्थानीय तौर पर रहने के लिए कोई बुराई नहीं, अगर हम कहीं रहते हो तो हमको भाषा आनी चाहिए। और भाषा चूंकि सरल होती है और सीखने से मुझे वहां बहुत सारी चीजों का लाभ मिलता है। लेकिन अगर भाषा नहीं आए तो हम पीटे जाए और हमको वहां दोयम दर्जे पे देखा जाए, और हमारे नेता जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के राजनीति से लेकर प्रदेश के राजनीति तक बड़े बड़े पदों पर बैठे, ये ऐसे मामलों में खामोश हो जाते हैं और अपना नुकसान और फायदा देखते हैं। क्योंकि ठाकरे बंधुओं को महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकलना। आपने देखा होगा राम मंदिर को लेकर के जब उस पर एक बयान आया और आने की बात हुई तो किस तरह के बैकफुट चले गए ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरोध करने के बाद। उनका हेलीकॉप्टर पर लैंड नहीं हुआ और आए भी नहीं।
ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा हूं कि जब 21वीं सदी में जाते हैं और देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, राज्य विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो स्थानीय राजनीति में अब इनके मुद्दे नहीं होने चाहिए, इन बातों को नहीं रखना चाहिए। और इन बातों को रखना तो राजनीतिक तरीके से आप रखिए, राजनीतिक विरोध करिए। आम जनमानस को पीटने से लेकर उसको क्षति पहुंचाने का अधिकार किसने दे दिया है? तो महाराष्ट्र की सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकार हो। मैंने बिहार की बात इसलिए कही कि जब मामला चुनाव का आता है, अब आप देखिए निरहुआ किस पार्टी से है, निशिकांत दुबे जी किस पार्टी से है? जहर उगल रहे हैं उगले, लेकिन क्या इन्हीं की पार्टी, वो जिसके सांसद इन्हीं की पार्टी की महाराष्ट्र सरकार है। क्यों नहीं वो मराठी गुंडों को जो मारपीट कर रहे हैं उनको उठा करके जेल में डालते? क्यों नहीं उन पर कानूनी कार्रवाई करते? मैंने ये बात इसलिए कही कि चूंकि स्थानीय तौर पर वोटरों का लाभ सबको चाहिए, और अगर उस वोटर का लाभ आज किसी भी राज्य के नागरिक को काम करने में, रहने में और भाषा के चयन पर और भाषा के हिसाब से मारा पीटा जाएगा, फिर ये परेशानियां अन्य राज्यों में भी आने वाली हैं। ये सिर्फ एक वानगी है। मित्रों, अनेक विषयों पर लगातार आपका यूनाइटेड भारत समाज इस समूह को, इस डिजिटल चैनल को जिस तरीके से सहयोग और प्यार मिल रहा है, मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप इसको देखें, आप इसको शेयर करें, आप इसको सब्सक्राइब करें, और हम करें सभी मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी के साथ में आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।